मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो बाकी बचे प्रिंसिपल थे, बाकी बचा जो सिद्धांत था उसको मैं आज इस वीडियो में पूरा करूँगा। आप लोग सुने। तो डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अपने पिछले वीडियो में, अपने पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया। इसने 1916 में जो 14 सिद्धांत लिखा उसमें से मैंने 6 सिद्धांतों का वर्णन बता चुका हूं। इसमें पहला था कार्य विभाजन का सिद्धांत, दूसरा था अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा था अनुशासन का सिद्धांत, चौथा था आदेश के एकात्मकता का सिद्धांत, फिफ्थ में था निर्देशों के एकात्मकता का सिद्धांत और 6 में था सामान्य हितों के लिए या व्यक्तिगत हितों के जगह पर, स्थान पर सामान्य हितों को ध्यान में रखने का सिद्धांत। क्लियर। आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं। जो प्रबंध का सिद्धांत है वो 7, प्रबंध का 7वां सिद्धांत है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, हेनरी फ्योल साहब ने अपने इस सिद्धांत में कहा कि कर्मचारी को, एम्प्लॉय को, वर्कर को, मजदूर को काम करने के बाद उसे उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। पारिश्रमिक का मतलब उसको उसके काम का मेहनताना, उसको उसके काम का मजदूरी। इन्होंने कहा कि उसको जो काम करता है उसे उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के रूप में पैसे दिए जाना चाहिए, उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए। आधुनिक समय में जो मॉडर्न मजदूरी की जो प्रणाली है देने की, उसमें उन्होंने प्रेरणा का भी चर्चा किया। ये प्रेरणा 2 तरह से, एक मौद्रिक और दूसरा अमौद्रिक। क्लियर। मौद्रिक प्रेरणा में इन्होंने कहा कि आप किसी कर्मचारी को उसको मिलने वाले मेहनताना से अधिक मेहनताना दे सकते हैं, उसके सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको कमीशन दे सकते हैं। लेकिन अमौद्रिक प्रेरणा के अंतर्गत आप कर्मचारियों को काम करने के बदले में उसे पीठ थपथपाकर, उसका हौसला बढ़ाकर, उसे प्रमोट करके, इन सारे चीजों के द्वारा भी आप उसको प्रेरित कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत में, कर्मचारियों के पारिश्रमिक के सिद्धांत में कहा कि कर्मचारियों को उनके काम के बदले में उचित मेहनताना मिलना चाहिए। आधुनिक समय में ये जो प्रेरणा उसको दिया जाता है मजदूरी के रूप में, ये मौद्रिक भी हो सकता है और अमौद्रिक भी हो सकता है। मौद्रिक का मतलब होगा जो पैसे के रूप में, और अमौद्रिक का मतलब होगा जो पैसे के रूप में नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो होगा 8, वो आपका होगा केंद्रीकरण। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। क्लियर। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत में हेनरी फ्योल ने कहा कि संस्था में इन सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च अधिकारियों को जब अपेक्षाकृत उनके पास अधिक मात्रा में काम हो जाता है तो वो काम को करने में अपने आप को असमर्थता दिखाते हैं, जिससे कि काम में विलंब होता है, कार्य के निष्पादन में अनावश्यक देरी होती है। अगर ऐसी स्थिति में
वो व्यक्ति अगर अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण कर दे, डिसेंट्रलाइजेशन कर दे, दूसरे लोगों को दे दे, तो इससे उसके कार्यभार में कमी आती है और वो तनाव से अपने आप को थोड़ा सा फ्री पाता है। ठीक इसका दूसरा पहलू जब देखेंगे तो इससे दूसरे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होता है, वे अपने कार्य को बेहतर ढंग से खुशीपूर्वक उसको पूरा करते हैं। इसलिए संस्था में हेनरी फ्योल ने कहा अपने 8वें सिद्धांत के माध्यम से कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब अगर उच्च अधिकारी को उसके क्षमता से अत्यधिक कार्य का बोझ हो जाए तो वो अपने निचले स्तर के अधिकारियों को कार्यों का हस्तांतरण कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट जो होगा वो 9वां सिद्धांत में इसने कहा कि सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। क्लियर? सोपान श्रृंखला के सिद्धांत के अंतर्गत हेनरी फ्योल ने कहा कि आदेश देने वाले और आदेश प्राप्त करने वालों के बीच सीधा संपर्क होना चाहिए, सरल संपर्क होना चाहिए और कोई भी अधिकारी को उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्थात संस्था में जो आदेशों का आदान प्रदान होता है, आदेश निर्देशों का, वो प्राप्त करने वाले और उसको देने वाले व्यक्तियों के बीच ऐसा दूरी होना चाहिए, ऐसा नेटवर्क होना चाहिए कि वो सारे व्यक्ति एक दूसरे से अनावश्यक देरी किए हुए, अनावश्यक विलंब किए हुए उनसे जाकर बात कर सके। जैसे कि मान लीजिए यहां ए बैठा हुआ, क्लियर? ए को अगर ई के पास जाना है तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच जो रूट होगा वो डायरेक्ट होना चाहिए। इफ अगर ए का चलने का रास्ता ये हो, रूट चेन अगर ये हो जाने का, तो ई तक पहुंचने के लिए ए को अनावश्यक दूरियां तय करनी हो पड़ेंगी। जैसे इसको जाना पड़ेगा बी के पास, फिर यहाँ से सी के पास, फिर डी के पास और तब जाके ई के पास। तो ये सोपान श्रृंखला के सिद्धांत का पालन नहीं करता। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत में ए को अगर ई से मिलना है तो वो डायरेक्ट रूप से इसका संपर्क होना चाहिए। नेक्स्ट जो होगा प्रबंध का 10वां सिद्धांत, 10th सिद्धांत में इन्होंने कहा कि व्यवस्था और क्रमबद्धता का सिद्धांत, व्यवस्था एवं क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्लियर? ये स्टूडेंट्स अपने 10वें सिद्धांत में हेनरी फ्योल साहब ने कहा कि प्रत्येक वस्तु नियत स्थान पर होना चाहिए और प्रत्येक कर्मचारी भी उस स्थान पे होना चाहिए। इट मीन्स वस्तुओं के लिए भी नियत स्थान होना चाहिए और कर्मचारियों के लिए भी विशेष स्थान होना चाहिए, जिस स्थान पर कर्मचारियों को मौजूद रहना चाहिए। यही सिद्धांत क्रमबद्धता का सिद्धांत कहलाता है कि प्रत्येक वस्तु अपने नियत स्थान पर हो और प्रत्येक व्यक्ति अपने उस नियत स्थान पर उपस्थित हो। इस सिद्धांत से कार्य करने वाले संस्था में जो विभागीकरण का सिद्धांत आया है, विभाग जो बटा हुआ है, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, ये जो आपका विभाग है, मंत्रालय है, ये इन्हीं सिद्धांतों पे कार्य करता है कि व्यवस्था और क्रमबद्धता का सिद्धांत। डॉक्टर है तो उसके लिए ऑपरेशन रूम अलग है, पेशेंट को देखने के लिए रूम अलग है, तो
तो ये सारा सिद्धांत व्यवस्था और क्रमबद्धता के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, जिसको कि हेनरी फ्योल साहब ने अपने 10वें सिद्धांत में कहा। क्लियर? नेक्स्ट जो है 11th में, वो है आपका समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत। ये स्टूडेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार में रखेंगे कि इक्विटी का मतलब समान। डियर स्टूडेंट्स, समता के सिद्धांत में हेनरी फ्योल साहब ने लिखा कि संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के बीच कर्मचारियों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। इन चीजों के करने से उनका मनोबल उठता है। संस्था में किसी भी कर्मचारियों के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से उनके कार्य क्षमता में कमी आती है। लेकिन हेनरी फ्योल ने कहा कि अगर संस्था में कोई कर्मचारी कामचोर प्रवृत्ति का है, वो कार्य नहीं करता, तो ऐसे कर्मचारियों के साथ सख्त रवैया, कठोर कानून के साथ पेश आना चाहिए। ये भी एक प्रकार का समता का सिद्धांत ही हुआ। ऐसा करने से दूसरे कर्मचारियों को, जो पहले से निर्धारित कार्य को कर रहा है, उसमें उनके प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न होगा और वो अपने आप को बुराइयों से बचाएंगे। इसलिए समता के सिद्धांत में कहा कि संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के बीच किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, अर्थात उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। किसको छोड़कर? वैसे कर्मचारियों को छोड़कर जो काम को करने में सही नहीं पा रहे, जो सही नहीं काम नहीं कर रहे हैं। 12 होगा, 12 में है कर्मचारियों के बारहवां आपका है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। क्लियर? अब देखिए, अपने 12वें सिद्धांत में उन्होंने कहा कि कर्मचारी के कार्यकाल में, जॉब पीरियड में उनको फिक्स होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं करने से उनके मन में एक असंतोष की भावना जागृत हो जाएगी और वो पद पे रहते हुए दूसरे कार्य के बारे में, दूसरे नौकरी के बारे में अपने आप को प्रिपेयर करते रहेंगे। ऐसा करने से प्रबंध का जो सिद्धांत होगा, प्रबंध का जो लक्ष्य होगा, वो बर्फ बन के बैठा ही रह जाएगा, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व नहीं होने का प्रभाव प्रबंध पर पड़ता है, क्योंकि उससे उनके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इसमें कहा गया कि प्रशासन की दृष्टि से प्रबंधकों को, कर्मचारियों को दिन प्रतिदिन नहीं बदलना चाहिए, अर्थात उनके कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। और इस सिद्धांत में सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए, जिससे कि वो अपना 100% योगदान लक्ष्य की प्राप्ति में कर सके। ये था कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत। मतलब काम करने वाले कर्मचारियों को दिन प्रतिदिन उसके नियत स्थान से बदलना नहीं चाहिए, उसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग देखते हैं कि 1 साल 2 साल के अंदर, 1 साल 2 साल के बाद ही किसी कर्मचारियों का किसी जगह से तबादला किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। उसको नित्य प्रतिदिन 2 महीने 3 महीने पे ट्रांसफर नहीं होता, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई भी नौकरी करने वाले व्यक्ति हो। नेक्स्ट जो होगा आपका वो 13 है पहल क्षमता का सिद्धांत। पहल क्षमता का सिद्धांत। स्टूडेंट, पहल क्षमता के सिद्धांत में हेनरी फ्योल ने कहा कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों को सोचने के लिए फ्री कर देना चाहिए।
और अगर उसमें काम करने वाला कोई व्यक्ति अपने से उच्च अधिकारियों को कोई निर्देश, कोई सलाह देना चाहता है, किसी रणनीति के बारे में बताना चाहता है, कोई व्यूहरचना के बारे में अवगत कराना चाहता है, तो इसके बारे में पूर्ण आजादी होना चाहिए। ऐसा नहीं होने से संस्था में काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे उनको अनावश्यक बातों से परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अगर वो प्रबंधक अपने कर्मचारियों के द्वारा सोचे गए बात को, थिंकिंग किए गए बातों को ग्रहण करेंगे, इन चीजों से कार्य करने वाला जो व्यक्ति होगा, पहल करने वाला जो व्यक्ति होगा, वो स्वतंत्र और फ्री माइंडेड वो किसी भी चीज पे काम करेगा और अपना लक्ष्य की प्राप्ति में, अचीवमेंट करने में, गोल को अपना सर्वस्व निछावर कर सकता है। हेनरी फ्योल ने एक महत्वपूर्ण बात कहा इस सिद्धांत में। इसने कहा कि ऐसी इन सिद्धांतों में प्रबंधकों को अपने झूठे आत्मसम्मान की जो भावना है उसको त्याग देना चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक व्यक्ति को उनके पहल की स्वतंत्रता होनी चाहिए और ये संस्था के हित में होगा, संस्था के लिए बेहतर होगा। स्टूडेंट्स, लास्ट में जो हेनरी फ्योल का 14th सिद्धांत जिसने दिया था वो सहयोग की भावना का सिद्धांत। क्लियर? लास्ट और इंपोर्टेंट है, स्टार में इसको लिखेंगे आप, कि सहयोग की भावना के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि कर्मचारियों, संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना होनी चाहिए। अर्थात इसमें प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना की तरह कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और सहयोग से कार्य करने के भावना पर बल देना चाहिए। इन सिद्धांतों में कहा कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों से बात करते समय, अपने कर्मचारियों से बात करते समय मैं के स्थान पे हम शब्द का उपयोग करना चाहिए। मैं के स्थान पर हैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों से टीम भावना का बोध होता है और उस संस्था में काम करने वाले जो व्यक्ति होंगे उनको ये लगेगा कि प्रबंधक उनके साथ मिलकर के काम करने के लिए तत्पर है। इसलिए मैं को हटा के हम लोग शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये बातें हेनरी फ्योल ने अपने सहयोग की भावना, जिनमें अंतिम सिद्धांत था, इसमें इन्होंने कहा। तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको पढ़ा रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत, उसमें मैं अपने फर्स्ट वीडियो में वॉल्यूम 2 में आपको 1 से लेके 6 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बता दिया था। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 से 14 वॉल्यूम जो मेरा 3 आ रहा है वो 17 से 14, 7 से 14 तक जो प्रबंध के सिद्धांत है उसको मैं दे रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से 2 बार 3 बार रिपीट करके सुने। अगर कहीं किसी में प्रॉब्लम है, किसी सिद्धांत में, किसी प्रिंसिपल में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट से भी पूछ सकते हैं। और आपके बुक में जो टूल किट आंसर बॉक्स है, इस तरह से आप अपने बुक को जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको आप हाईलाइट करें और उसको बराबर आप इसको देखते रहें। ये आपका जो प्रबंध का सिद्धांत है, इन सारे सिद्धांतों को मैंने आपको इन 2 वीडियोओं के माध्यम से दे डाला। आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।